नमस्कार दोस्तों, समस्या यानी प्रॉब्लम हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। चाहे हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, जहाँ काम कर रहे हो वहाँ की प्रॉब्लम हो, देश की प्रॉब्लम, विदेश की प्रॉब्लम। और अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा ठीक से, तो हमारे जीवन की गुणवत्ता बेहतर नहीं हो सकती, हमारा जीवन बेहतर नहीं हो सकता। इसलिए आज की बहुत बड़ी जरूरत है कि हम अपने अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी यानी समस्या समाधान की क्षमता विकसित करें। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, तो आज का वीडियो आपकी इसमें पूरी मदद करेगा, गाइड करेगा। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को न केवल मजबूत बनाता है बल्कि इफेक्टिव और सक्सेसफुल भी बनाता है। दोस्तों, मैं आपका वीडियो सीरीज व्यक्तित्व विकास के इस 5वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस समय पर्सनालिटी के 5 डायमेंशन पर चर्चा कर रहे हैं। हम 3 पर चर्चा कर चुके हैं। पहला था न्यूरोटिसिज्म यानी मन की उद्विग्नता को कैसे कंट्रोल करें। दूसरा था अंतर्मुखता यानी बाह्य मुखता, इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन। तीसरा था अग्रीएबलनेस यानी सहमतता यानी अनुकूलता। 3 पर चर्चा हम कर चुके हैं। आज चौथे डायमेंशन पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं ओपन टू एक्सपीरियंस। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति इन पर हाई स्कोर करता है पर्सनालिटी टेस्ट में, वो नए एक्सपीरियंस के लिए ओपन माइंडेड होता है, क्रिएटिव होता है, इमेजिनेटिव होता है, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में बिलीव करता है। और इसके विपरीत जो लो स्कोर करता है वो क्लोज माइंडेड होता है। दोस्तों, आज कुछ चीज़ों पे मैं आपसे चर्चा करूंगा जो रेलेवेंट है। पहली चीज, एक ओपन माइंडेड और क्लोज माइंडेड व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसमें क्या बेसिक अंतर होता है। दूसरी चीज, इसके पीछे रीजन क्या होते हैं। तीसरी चीज, क्या एक क्लोज माइंडेड पर्सन ओपन माइंडेड बन सकता है, क्रिएटिव बन सकता है, और यदि हाँ तो कैसे, क्या करना पड़ेगा, क्या तरीका है इसका। दोस्तों, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको तरीका पता चल सके जिससे आप अपने अंदर सृजनशीलता बेहतर बना सकते हैं और अपने अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं और ढेर सारी समस्याओं का समाधान करके सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के जो यूजफुल वीडियो हैं, उपयोगी वीडियो हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको खुद मिल जाएगा। दोस्तों, आइए हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। पहली चीज, एक ओपन माइंडेड व्यक्ति का नेचर क्या होता है। दोस्तों, एक ओपन माइंडेड जो व्यक्ति होता है वो मौलिक रूप से जिज्ञासु होता है, नई चीजें जानना चाहता है, नए जगहों के बारे में जानता है, नए लोगों के बारे में जानना चाहता है, नए कॉन्सेप्ट के बारे में सीखना चाहता है, नई आइडिया का स्वागत करता है। हमेशा कोशिश रहती है कोई कुछ नया हो, परिवर्तन का स्वागत करता है। दूसरी चीज यह है कि वो कला और सौंदर्य प्रेमी होता है, उनका महत्व समझता है। तीसरी चीज, वो हाईली सेल्फ अवेयर होता है, अपने बारे में उसको अच्छा ज्ञान होता है कि उसकी कमजोरियां क्या है, अच्छाइयाँ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और अपने को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता है। अपनी कमियों को भी स्वीकार करता है, जानता है। उसके बाद जो है वो पूर्वाग्रह ही नहीं होता, किसी तरह का पूर्वाग्रह उसके अंदर नहीं होता है, हट ही नहीं होता है। अगर सामने कोई नई चीज आती है तो उसको विचार करता है और काफी विचार के बाद उसको अस्वीकार या स्वीकार करता है, लीक से हट कर सोचता है। और इस
स्थिति अगर बदल गई है, परिस्थिति बदल गई है, माहौल बदल गया है, तो अपने को उसके अनुसार ढालने को तैयार रहता है, अपने व्यवहार में चेंज लाने को तैयार रहता है, चेंज लाता भी है, और तभी वो सर्वाइव करता है। वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में भी सोच सकता है, सिंबल्स के बारे में सोच सकता है, कठिन प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता है, जो कंक्रीट अनुभव से थोड़े दूर रहते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने के प्रोसेस में वो ढेर सारे विकल्प आजमाता है खुले दिमाग से, और सबका प्रॉपर इवैल्यूएशन करके, विचार करके तभी निर्णय लेता है। थोड़ा समय लेता है लेकिन निर्णय उसका ज़्यादा बेहतर होता है। भावनाओं में आके निर्णय नहीं लेता है। अगली बात होती है कि वो आमूलचूल परिवर्तन में बिलीव करता है, ट्रांसफॉर्मेशन में बिलीव करता है, शॉर्टकट नहीं लेता है, विचारवान होता है, थॉटफुल होता है। उसका जीवन नॉर्मली स्वस्थ और लंबा होता है क्योंकि वो आशावादी होता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता चूंकि उसकी बेहतर होती है, इसलिए प्रॉब्लम को मैनेज कर लेता है, अपने हेल्थ को भी मैनेज कर लेता है, उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेता है, इसलिए उसका लाइफ बेहतर होती है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा प्लान्ड नहीं होता है, थोड़ा सा कभी कभी डाइग्रेस करता है क्रिएटिविटी के लिए, लेकिन ओवरऑल उसका जो स्वास्थ्य होता है बेहतर होता है। वो प्रश्न पूछने वाला होता है, क्योंकि जिज्ञासु होता है इसलिए प्रश्न पूछता है और उसी के माध्यम से इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है। वो रिस्क लेने को तैयार रहता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, प्रयोगधर्मी होता है। लेकिन जो हायर अथॉरिटीज हैं उनके साथ उसकी नॉर्मली बनती नहीं है, क्योंकि वो लोग स्टेटस को प्रोटेक्ट करते हैं और वो उसके अपोज में रहता है। वो किसी डाकवा में नहीं फंसता है, किसी परंपरा का दास नहीं होता है। अगर उसको लगता है इसको बदलना चाहिए तो बदलना चाहिए, लेकिन क्योंकि हायर अथॉरिटीज को प्रोटेक्ट करते हैं इसलिए उससे उसका क्लैश होता रहता है, उससे बनती नहीं है। उसका एक विश्वास होता है कि सभी लोग बराबर हैं, सबको अपना राय जाहिर करने का हक है, सोचने का हक है और उनको सुना जाना चाहिए। तो ओपन माइंड से वो सुनता है, लोग एक गुड कम्युनिकेटर होता है। अगर कोई विचार उसके विपरीत भी है, जो वो सोचता है उसके विपरीत है, उसका भी स्वागत करता है, उसको सुनता है, उसको विचार करता है, उससे बेनिफिट लेता है। और कोई निर्णय लेना है तो उसमें आगे बढ़ के भाग लेता है, भागता नहीं निर्णय लेने से, एस्केपिस्ट नहीं होता है। और वो कोई इंफॉर्मेशन अगर गैदर कर रहा है तो ये गैदरिंग प्रोसेस में ही उसको आनंद मिलता है। रिजल्ट बात की बात है, काम में ही वो काम करने के तरीके से ही वो खुशी हासिल कर लेता है। रिसर्च कर रहा है तो उसी से उसको खुशी मिलती है, रिजल्ट मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन प्रोसेस से भी इंजॉय करता है। उसका रेंज ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा वाइड होता है। दोस्तों, वो जटिल चीजों के साथ भी कंफर्टेबल होता है, अपने जोन ऑफ कंफर्ट से बाहर निकलने को तैयार रहता है। दूसरों की इच्छा का सम्मान करता है, दूसरे की विचारधारा का सम्मान करता है, दूसरों के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने को तत्पर रहता है, उनके प्रति सहानुभूति रखता है, उनकी मदद करना चाहता है। इसके बाद उसको अपने ज्ञान या एक्सपर्टाइज का घमंड नहीं होता है, हमेशा अपने को इम्प्रूव करने को तैयार रहता है, बदलने को तैयार रहता है अगर जरूरत है। और कोई भी चीज़ अगर अप्रासंगिक हो गई, चाहे उसकी अपनी सोच हो, चाहे कोई परंपरा हो, तो उसको बदलने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो चेंज में बिलीव करता है, वो मानता है कि चेंज इज कांस्टेंट। दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं जो एक ओपन माइंडेड व्यक्ति के अंदर होते हैं। इसके विपरीत एक जो क्लोज माइंडेड पर्सन होता है, बंद दिमाग का आदमी जो होता है, उसकी अभिरुचियां यानी इंटरेस्ट बड़े सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं। उसे सीधी, आसान, स्पष्ट और सरल चीजें और विचार पसंद आते हैं, और थोड़ी भी कठिन चीजें हुई तो उससे उसको असहजता होती है, उससे भागता है, वो अस्पष्टता से भागता है। वो ऐसी विचारधारा को मानना चाहता है जो अस्थायी हो, बदलाव की जरूरत न हो, बदलाव का विरोधी होता है।
बदलाव नहीं चाहता है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता है, और वो कला और संस्कृति को बेकार की चीज मानता है, अप्रिशिएट नहीं कर पाता है। रूढ़िवादी सोच उसकी होती है, परंपरावादी होता है, पुरानी चीजों में विश्वास करता है, समय के साथ बदलने को तैयार नहीं होता है। जो उसका जीवन होता है वो भी एकदम लकीर का फकीर की तरह, रोबोट की तरह होता है। और जो अथॉरिटीज हैं या जो अधिकारी, उच्च अधिकारी हैं, उनकी हर बात मानने को तैयार रहता है, क्योंकि वो लोग स्टेटस को यानी यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और चूंकि उसको भी कंफर्ट जोन में रहना है, इसलिए वो उनका सपोर्ट करता है, उनकी बातें मानता है, विद्रोही नहीं होता है। कभी कभी उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है अपने नॉलेज को लेकर के, और सोचता है कि जो वो जानता है वो अंतिम सत्य है, बदलने को तैयार नहीं होता है, हठी होता है। दूसरी बात यह है कि कोई भी इंफॉर्मेशन वो अगर गैदर करता है या कोई विचार सुनता है, तो ऐसे विचार सुनता है जो उसके अपने विचार को मजबूत करे, रीइंफोर्स करे, न कि ऐसे विचार जो उसका विरोध करे, उसको कंट्राडिक्ट करे। उसके बाद जो है, हमने बोला कि वो कंफर्ट जोन के अंदर रहना चाहता है, और अगर उसको निर्णय लेना है तो जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलती है उसी पर निर्णय फटाक से ले लेता है। कोशिश नहीं करता कि और इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाए और ऑप्शन पर विचार किया जाए, जल्दी में निर्णय लेता है, शॉर्टकट लेना चाहता है। और यहां तक कि वो अपने स्वास्थ्य के बारे में भी नई सूचनाएं नहीं मालूम करना चाहता है, नए टेस्ट नहीं कराना चाहता है, ताकि उसको कोई नई बीमारी न लग जाए। उसके डर के बारे वो टेस्ट ही नहीं कराता, अस्पताल ही नहीं जाता, डॉक्टर के पास भी नहीं जाता है, क्योंकि वो निर्णय जल्दीबाजी में लेता है, इसलिए उसकी गुणवत्ता खराब होती है। और अगर ज्यादा सूचना उसको मिल जाए तो उससे परेशान हो जाता है, हैंडल नहीं कर पाता। अब सवाल है कि ऐसा दिमाग जो क्लोज माइंड है, इसके पीछे होने का कारण क्या है? तो जैसा हमने बताया कि अगर व्यक्ति के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ईगो है, अहंकार है, अपने को सबसे बेस्ट समझता है, तो कभी नहीं बदलेगा। उसका दिमाग भी कंफर्ट में ही रहना चाहता है, थोड़ा भी सोचना समझना नहीं चाहता है। अज्ञात का डर बना रहता है, उसको नई चीजों से डरता है, बदलाव से डरता है, असहज हो जाता है, रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो इस सब वजह से वो नई चीजों को नहीं ट्राई करना चाहता है, और बिना नई चीज ट्राई किए ऐसी जल्दीता हो नहीं सकती। अब आइए हम देखते हैं कि अगर कोई ओपन माइंडेड व्यक्ति है, या ओपन माइंडेडनेस का फायदा क्या क्या होता है। तो पहली चीज आप जान जाइए कि जो भी निर्णय होता है ओपन माइंडेड व्यक्ति द्वारा, उसकी गुणवत्ता बेहतर होती है, और वो लॉन्ग टर्म में सस्ता में पड़ता है, कास्ट इफेक्टिव पड़ता है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में वो लगे कि महंगा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सस्ता पड़ता है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति का पर्सनल ग्रोथ हमेशा होता रहता है, उसकी पर्सनालिटी डे बाय डे बेहतर बनती रहती है, जबकि क्लोज माइंडेड व्यक्ति स्टैटिक होता है। नया अनुभव उसको मिलता रहता है, उससे सीखता है, उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है, क्योंकि वो दिमाग का इस्तेमाल करता है पॉजिटिव तरीके से, इसलिए माइंड उसका मजबूत होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से माइंड आपको नई चीजें सीखने में आपकी मदद करता है, नई सिचुएशन को हैंडल करने में मदद करता है। तो जैसे जैसे माइंड इस काम को करता है, माइंड मजबूत होता चला जाता है, आपकी मेंटल हेल्थ, ब्रेन पावर बढ़ता चला जाता है, आप क्रिटिकल थिंकिंग करने की आपकी एबिलिटी बेहतर होती है, आप आगे डिसीजन ले सकते हैं, रेशनल डिसीजन ले सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट आपका होता है। क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, आपको ये दक्षता हासिल होती है, इसलिए आप घबराते नहीं हैं, कुछ भी आता है उसका सामना कर लेते हैं, फ्यूचर के बारे में आप पॉजिटिव रहते हैं। दोस्तों, इसकी वजह से अच्छे निर्णय होते हैं
जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है देश का, आर्थिक विकास जो है वो बेहतर होता है। आपकी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होती है, सेविंग बेहतर होती है, इन्वेस्टमेंट बेहतर होते हैं, और जो आपकी लाइफ है उसकी क्वालिटी बेहतर होती है। एक अच्छा संसार बनता है, बेहतर संसार बनता है, बेहतर समाज बनता है, बेहतर देश बनता है। तो दोस्तों, सब कुल मिला जुला के अगर कहना चाहें कि ओपन माइंडेडनेस एक बहुत जरूरी एट्रीब्यूट है हमारी पर्सनालिटी का, जिसे हमें विकसित करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि क्लोज माइंडेड जो व्यक्ति होता है उसके साथ कुछ डिसएडवांटेज नहीं होते हैं। आइए देखते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। पहली बात, ऐसा व्यक्ति कभी कभी कम प्रैक्टिकल होता है। दूसरी बात यह है कि उसको टेंशन रहता है, क्योंकि नई चीजें उस करना चाहता है, नए रिस्क लेता है, तो टेंशन उसके साथ बना रहता है, जिसका प्रभाव हेल्थ पर भी पड़ सकता है अगर वो ज्यादा टेंशन ले रहा है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कभी कभी पैदा हो जाती है कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है, लोगों से बात करता है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, उसको एनालाइज करता है, इसलिए वो एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाता है और समय पे निर्णय नहीं ले पाता है, जिसका काफी बड़ा खामियाजा कभी कभी भुगतना पड़ सकता है। कभी कभी उसको कंफ्यूजन हो सकता है, तमाम ऑप्शन आ जाएंगे, कंफ्यूज होगा, ये करूं कि ये करूं। उसका दिमाग भी चकरा जाता है कभी कभी, अगर बहुत ज्यादा वो सोचने लगता है। और ऑब्वियसली उसकी लाइफ उतनी ऑर्गेनाइज नहीं होती है जो एक क्लोज माइंड पर्सन की होती है, क्योंकि वो क्रिएटिव पर्सन है, समय समय क्रिएटिव इंडोवर में जाता है, इसलिए माइंड उसका जो है, उसका लाइफ जो है व्यवस्थित नहीं रह पाती है। तो ये कुछ छोटे मोटे डिसएडवांटेज हैं जो एक क्लोज ओपन माइंडेड व्यक्ति के साथ हो सकते हैं। जरूरी नहीं सबके साथ हो, थोड़े से अप्लाइड हो तो उसको कम भी हो सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो क्लोज माइंड पर्सन है, क्या उसका भी कोई फायदा है? क्या कुछ फायदे उसके भी हैं। पहली चीज, ऐसा व्यक्ति कि जो का जीवन जो होता है बिल्कुल सीधा सपाट होता है, सरल होता है, आसान होता है, कंफर्टेबल होता है, जिसकी वजह से उसको टेंशन नहीं होता है, हेल्थ उसकी सही रहती है, रूटीन लाइफ जीता है, न ज्यादा सोचता है न ज्यादा करना चाहता है, अपने कंफर्ट जोन में बना रहता है, तो एक अच्छा जीवन चलता है। भले बड़ा अच्छा ना हो, बहुत पैसा ना कमा पाए, बहुत प्रोग्रेस ना कर पाए, लेकिन आसान जीवन जीता है। लेकिन अगर इसके हानि की बात की जाए, डिसएडवांटेज की बात की जाए, तो बहुत ज्यादा है। वो क्या है? पहली बात यह है कि जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो स्लो हो जाता है, और न केवल स्लो होता है बल्कि कॉस्टली भी होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बहुत अच्छी नहीं होती है, आसान होती है लेकिन बहुत अच्छी नहीं होती है। उसके बाद जो निर्णय लेते हैं वो शॉर्ट टर्म में तो सस्ते दिखेंगे, लॉन्ग टर्म में महंगे हो जाते हैं। प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं करना चाहते, प्रॉब्लम से भागते हैं, आप समस्या से भागते हैं, पलायनवादी होते हैं, आराम से रहना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, जिसका भारी खामियाजा देश और समाज को चुकाना पड़ता है। सोसाइटी रिग्रेसिव हो जाती है, प्रतिगामी हो जाती है। तो ये बहुत बड़े डिसएडवांटेज हैं क्लोज माइंडेड होने का। अब सवाल यह है कि क्या एक क्लोज माइंडेड ट्रेडिशनल ग्राउंड टू अर्थ जो आदमी है, क्या वो इमेजिनेटिव क्रिएटिव हो सकता है? क्या चूंकि मैंने बोला कि 61% तो हेरिडिटी होती है, 40% नर्चर होता है, तो कुछ हद तक ये संभव है। कैसे होगा इसके जानने के पहले हमको ये जानना चाहिए कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। ओपन माइंडेड होने का या क्लोज माइंड होने का क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहली बात यह है कि चूंकि प्रीडोमिनेंटली ये हेरिडिटी से आती है, 40% नर्चर होता है, इसलिए एक लिमिटेड वे में इसमें चेंज पॉसिबल है। अब
अब ये कैसे होगा, इसको जानने के लिए कुछ चीजें हमको जानना जरूरी है कि क्या क्या इसके फंडामेंटल रीजन होते हैं। पहली चीज ये है कि कोई आदमी ओपन माइंडेड होगा या क्लोज माइंडेड होगा, इस पर डिपेंड करेगा कि वो किस हद तक ये विश्वास करता है कि जो भी उसकी सोच और समझ है उसको समय के साथ बदलने की जरूरत है। क्योंकि बदलाव हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हर चीज हमारे चारों तरफ बदल रही है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, प्रोसेस हो, लोग हो, सिचुएशंस हो, सब बदलती है। तो कोई भी चीज हमेशा के लिए वैलिड नहीं हो सकती। इसलिए अगर कोई व्यक्ति स्ट्रांगली फील करता है कि जो उसकी ओपिनियन है वो अस्थायी है, बदलना पड़ेगा उसको समय के साथ, तो निश्चित रूप से ओपन माइंडेड होगा वो। तो ये विश्वास कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, ये डिसाइड करेगा कि वो आदमी ओपन माइंडेड होगा या क्लोज माइंड होगा। दूसरी चीज कि वो आदमी कहां तक ये मानता है कि जो उसका करंट नॉलेज है, एक्सपर्टाइज है, वो सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है। अगर वो सफिशिएंट मानता है, हाईली सेटिस्फाइड है उससे, तो क्लोज माइंडेड होगा, क्यों प्रयास करेगा पढ़ने का। और अगर वो डिससेटिस्फाइड है, सेटिस्फैक्शन नहीं है उसको पूरा, तो अपने को इंप्रूव करेगा, बेहतर बनाएगा, नई चीजें सीखेगा। तो ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन विद द एग्जिस्टिंग एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उसके अंदर नई चीजें सीखने की भूख कितनी स्ट्रांग है, हंगर कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा होगा उतना ही ओपन माइंड होगा, जितना कम होगा उतना ही क्लोज माइंड होगा। अगली चीज है कि वो प्लानिंग में कहां तक विश्वास करता है, एडवांस प्लानिंग में। क्योंकि एडवांस प्लानिंग अगर कोई कर रहा है तो उसको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है डिसीजन के पहले कि वो ऑप्शन को चूज कर सके, डिसाइड कर सके, डिस्कस कर सके, लोगों से कंसल्ट कर सके, इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सके, एनालाइज कर सके और एक अच्छा निर्णय ले सके। तो जो व्यक्ति जितना ज्यादा विश्वास करेगा कि प्लानिंग जरूरी है, एडवांस प्लानिंग, उतना ही ज्यादा ओपन माइंडेड होगा। और जितना कमजोर विश्वास करेगा, एडहॉक वर्कर होगा, वो क्लोज माइंडेड होगा। अगली चीज ये है कि कोई आदमी की जो लिंग्विस्टिक फ्लुएंसी है, यानी भाषागत जो तरलता उसकी है, या आइडिया को लेके जो फ्लुएंसी उसकी है, विचार को लेके कितना वो सहज है, यह कितना स्ट्रांग है। जिसका ज्यादा स्ट्रांग होगा ओपन माइंड होगा, जिसका कमजोर होगा वो क्लोज माइंड होगा। दोस्तों, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम विभिन्न ऑप्शन पे विचार करते हैं, लोगों को सुनते हैं, उस पर विचार करते हैं, तब निर्णय लेते हैं। इसके लिए लिंग्विस्टिक फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी है, फ्लुएंसी का, भाषागत दक्षता चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए उसके अंदर। जितना स्ट्रांग होगी उतना ही वो कर पाएगा, उतना ही अच्छा निर्णय ले पाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से एक आदमी क्लोज माइंड हो सकता है या ओपन माइंड हो सकता है। डिपेंड करता है कि इन सबकी डिग्री क्या है। दोस्तों, अब हमको यह विचार करना है कि एक क्लोज माइंडेड व्यक्ति ओपन माइंडेड कैसे बन सकता है। इसके पहले कि हम उन तरीकों पे जाएं जो हमको अपनाना है, कुछ कॉन्सेप्ट और सिद्धांत हमको समझना जरूरी है। वो कॉन्सेप्ट हमको अगर समझ जाएंगे अच्छी तरह, तो इसके बाद हम उन तरीकों पे अच्छी तरह निर्णय ले पाएंगे जिनको अपना के एक क्लोज माइंड व्यक्ति ओपन माइंड व्यक्ति बन सकता है। दोस्तों, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जब भी हम किसी समस्या को डील करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ चीजें हमको सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। आखिरकार जो हमारे सीखने की प्रक्रिया है वो कैसे संपादित होती है, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, ये हमको जरूर जानना चाहिए। तो पहली चीज ये है कि हमारा मेंटल प्रोसेस कैसे काम करता है, बायोलॉजिकली हमारा ब्रेन कैसे काम करता है अगर हम कोई नई चीज सीखना चाहते हैं।
दोस्तों, जो भी हमारा व्यू पॉइंट है, जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है अभी तक का, उसके अनुसार हमारे ब्रेन में एक न्यूरल नेटवर्क बना रहता है, एक डिजाइन होता है नर्वस सिस्टम का हमारे। जब भी हम कोई नई चीज सीखना चाहते हैं, नया एक्सपीरियंस लेते हैं, तो हमारा ब्रेन जो है इसके लिए खुद को तैयार करता है ताकि वो हमारी मदद कर सके इस प्रक्रिया के अंदर। वो करता क्या है कि जो भी हमारा प्रेजेंट न्यूरल नेटवर्क है, जो पाथवेज बने हुए हैं, उसमें परिवर्तन होता है, चेंज आता है, नए पाथवे बनते हैं। और दो प्रोसेस होती है जिसकी वजह से नए नए रास्ते बन जाते हैं। पहले को बोलते हैं ब्रांचिंग, यानी नई नई शाखाएं खुलती हैं, और दूसरा स्प्राउटिंग, एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग न्यूरल नेटवर्क है उसकी जगह पे एक नया नेटवर्क बनता है धीरे धीरे, जब भी हम प्रयास करते हैं कोई नई चीज सीखने का और बार बार उसके लिए कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये तो हो गया बायोलॉजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पे। अगर इसको हम साइकोलॉजिकल तरीके से इस चीज को समझने की कोशिश करें तो लर्निंग प्रोसेस जो होती है उसके दो पार्ट होते हैं। जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, जो भी अभी तक हमने सीखा है, जो हमारा व्यू पॉइंट है, उसके आधार पे एक हमारे अंदर स्कीमा होता है, उसको स्कीमा बोलते हैं। करंट नॉलेज का जो रिजर्वायर है, जो सिस्टम है, उसको स्कीमा बोलते हैं साइकोलॉजिकली। जब भी हम कोई नई सूचना ग्रहण करते हैं या नई चीज सीखते हैं, तो अगर उस सूचना को आसानी से हम अपने इस स्कीमा में फिट कर लेते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। यानी हमारे अंदर ऑलरेडी स्ट्रक्चर है, जो हमारा व्यू पॉइंट है, उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई, हम उसमें उसको डाल लेते हैं। यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत सिंपल होती है, साधारण होती है, आसान होती है। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो सूचना मिल रही है हमको, जो एविडेंस मिल रहा है, जो सबूत मिल रहा है, जो घटना हो रही है, उसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं, जो हमारी सोच है उसके बिल्कुल विपरीत है, काफी वेरिएशन है हमारी सोच में और जो घटना हो रही है, तो निश्चित रूप से हम आसानी से उसको फिट नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमारे स्कीमा को चेंज करना पड़ता है। ये वही हाल हो गई जैसे न्यूरल नेटवर्क की बात की। न्यूरल नेटवर्क न्यूरोप्लास्टिसिटी चेंज होता है, इसी तरह से हमारा स्कीमा भी चेंज होता है और हमको नई फाइल खोलनी पड़ती है, अपने सोचने के तरीके को बदलना पड़ता है, अपने व्यू पॉइंट को बदलना पड़ता है, तो हमारा एक नया स्कीमा बनता है। तब जाकर के हम उस नई सूचना को, नए सबूत को, नए एविडेंस को, नए अनुभव को ग्रहण कर पाते हैं। इस प्रोसेस को एकोमोडेशन बोलते हैं। एकोमोडेट करते हैं हम, एसिमुलेट नहीं करते हैं बल्कि एकोमोडेट करते हैं। अब हमको इस चीज को जानना चाहिए कि जो एसिमुलेशन की प्रोसेस है वो आसान होती है, लेकिन एकोमोडेशन की प्रोसेस डिफिकल्ट होती है, टेंस होती है, पेनफुल होती है, क्योंकि हमको बदलाव लाना पड़ता है अपने स्कीमा के अंदर। यही हाल न्यूरल सिस्टम जब बनता है उसमें भी यही हाल होता है। अब सवाल यह है कि एक चीज और आपको जानना चाहिए, तीसरी चीज, कि जो भी आप विभिन्न विकल्पों पर विचार करेंगे, नई सूचनाओं पर विचार करेंगे, दो सिचुएशन हो सकती है। एक तो सोलो आप उस काम को कर रहे हैं, अकेले खुद कर रहे हैं, और दूसरे एक ग्रुप में कर रहे हैं। दोनों ही सिचुएशन में आपको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप का ब्रेन जो है नई सूचनाओं को ग्रहण करता है, उसको एग्जामिन करता है, सही और गलत का निर्णय लेता है, और यह प्रक्रिया भी पेनफुल होती है।
अगर आप ग्रुप में ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं तो उसका एक फायदा आपको मिलता है व्यक्तिगत रूप से करने के कंपैरिजन में। वो क्या होता है? कन्फर्मेशन बायस का नाम आपने सुना, हमने बताया आपको कि कन्फर्मेशन बायस का मतलब है कि आपका ब्रेन जो है उस सूचना को जल्दी ग्रहण कर लेता है जो उसके अपने विचारों से मैच करती है, अपनी सोच से मैच करती है, अपने अनुभव से मैच करती है। अदरवाइज कन्फर्मेशन बायस हो जाती है, वो दूसरे तरह की सूचना को रिजेक्ट करता है। लेकिन जब ग्रुप में हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि कई लोग ग्रुप में होते हैं तो सबका स्कीमा अलग होता है, सबका न्यूरल सिस्टम अलग अलग होता है, तो उसमें जो डिस्कशन होता है उसकी क्वालिटी बेटर होती है उस सोच के कंपैरिजन में जो हम आप अकेले कर पाते हो। तो दोस्तों, ये 3 चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है कि हम कैसे सीखते हैं, इसका बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होती है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्या होती है, और ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रोसेस क्या होता है। अब आपको ये जानना चाहिए कि ब्रेन स्टॉर्मिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। उसका बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ऑप्शन है, तो किसी भी ऑप्शन को आपको शुरू में ही रिजेक्ट नहीं करना है एग्जामिन करके। सारे ऑप्शन आपको लिस्ट आउट करने हैं, गलत हो, सही हो, इमेजिनरी हो, प्रैक्टिकल हो, पूरा पहले लिस्ट आउट करिए, जजमेंट मत लगाइए उसके ऊपर। एक बार पूरा लिस्ट हो गया तब एक एक करके उसको एग्जामिन करिए और उसको डिलीट करिए, एक्सेप्ट करिए या मॉडिफाई करिए। तो इसका सबसे बड़ी जो खासियत ये होती है कि कोई जजमेंटल रिमार्क नहीं कोई देता है। पहले लोगों को सुनिए, अच्छी तरह सुन लीजिए, सारे ऑप्शन आपके सामने आ गए, फिर एक एक करके एक एक ऑप्शन पे आप डिस्कस करिए और फाइनली निर्णय लीजिए कि ये जो किसी का सजेशन है सही है, गलत है, लेने लायक है या नहीं लेने लायक है, या इसमें कुछ चेंज की जरूरत है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये होता है कि बिना प्री जजमेंट के, बिना किसी प्रेजुडिस के आप सबको सुनिए, सबके सजेशन लीजिए, फिर उसको एग्जामिन करिए। यही हाल इन्फॉर्मेशन पे लागू होती है। इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसको रिजेक्ट मत करिए, पहले एग्जामिन करिए, तब जाकर के एक प्रोसेस के बाद तब उसको रिजेक्ट करिए। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं कि हम क्या करें ताकि हम ओपन माइंडेड बन सके। अगर हमारा माइंड क्लोज है या उतना ज्यादा ओपन नहीं है। दोस्तों, अगर आप एक क्लोज माइंड पर्सन है और ओपन माइंड बनना चाहते हैं, क्रिएटिविटी अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं, तो पहला स्टेप आपको लेना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी को समझना पड़ेगा। आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, तमाम इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध है जिससे आप पता कर सकते हो। आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है, यानी रुचियां क्या क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, यानी हिडन जो आपकी एबिलिटी है वो क्या है, अभिकौशल क्या है, आपका स्वभाव क्या है, बेसिक नेचर क्या है। जहां तक हमने 5 डायमेंशन की बात की, आपको पता करना पड़ेगा 5 डायमेंशन में आपका स्टेटस क्या है, ओपन टू एक्सपीरियंस में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ तक आप क्लोज माइंड है, कहाँ तक ओपन माइंड है, आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, यानी समझ का स्तर क्या है, आपके पर्सनालिटी में कमियां क्या है। पहले ये सारी चीजें आपको पता करना पड़ेगा। एक बार आपको ये चीज पता चल गई तो दूसरा काम आपको करना है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना है। अब आपको जो है नई चीजों को एक्सप्लोर करना है, नई सूचनाएं, नए एविडेंसेस, नए एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर करना है और उनको एग्जामिन करना है। जैसा कि हमने बताया 2 तरीके से हो सकता है। आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो, अकेले इस काम को कर सकते हो, या इस काम को आप ग्रुप में कर सकते हो, ग्रुप मेंबर के रूप में कर सकते हो। तो अगर आप सेल्फ कर रहे हो, खुद कर रहे हो, तो पहला काम आपको करना पड़ेगा, कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं जैसे डेथ पेनल्टी होनी चाहिए कि नहीं, लिव इन रिलेशनशिप होना चाहिए कि नहीं,
डाउरी ली जानी चाहिए कि नहीं, एबॉर्शन राइट होना चाहिए कि नहीं, डेवलपमेंट का करंट रास्ता सही है या गलत, इस तरह के तमाम टॉपिक हैं जो डिबेटेबल टॉपिक होते हैं, कंट्रोवर्शियल है, उसमें उसको आप लीजिए और जो भी आपके अपने विचार हो उसके ठीक विपरीत विचार को आप लेकर के उसके कम से कम 5 आप कारण लिखिए जो उसको जस्टिफाई करते हो, आपके विपरीत विचार को, और फिर उन 5 विचारों को जो 5 कारण में आपने लिस्ट आउट किया है उसको एक एक करके आप एग्जामिन करिए कि कहां तक वो सही है, कहां तक गलत है, और इसमें कोई प्रेजुडिस नहीं होनी चाहिए, खुले दिमाग से आपको उस पर विचार करना है। और फिर आप देखिए कि आपके जो विचार है वो सही है या गलत है, उसमें बदलाव की जरूरत है कि नहीं है। दूसरी चीज एक और कर सकते हो कि मान लीजिए किसी ने आपके साथ गलत किया है कुछ भूतकाल में, तो कम से कम 5 रीजन लिखिए जिसकी वजह से उसने ऐसा किया होगा, उसके बिहाफ पे, उसके तरफ से सोचिए कि उसने ऐसा क्यों किया होगा, और उन पर विचार करिए कि कहां तक वो कारण सही थे, गलत थे, और फिर आप निर्णय लीजिए कि जो उसने किया सही किया या गलत किया। तीसरी चीज, मान लीजिए आप पेरेंट्स हैं तो कुछ ऐसे इशू आप मुद्दे आप ले सकते हो जिस पर अक्सर आपका अपने बच्चों से मतभेद होता रहा है, आर्गूमेंट होता रहा है, और बच्चों की तरफ से आप कम से कम 3 आर्गूमेंट ऐसे सोचिए और उनको लिस्ट आउट करिए जो वो देते हैं आपको, या जिसकी वजह से वो ऐसा व्यवहार कर रहे थे, आपके विपरीत व्यू रख रहे थे। फिर उन कारणों पर आप विचार करिए कि कहां तक सही है, कहां तक गलत है। इस तरीके से अगर आप विपक्ष की तरफ से जो आर्गुमेंट है उन पर विचार करोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर एक क्षमता डेवलप होगी कि आप विकल्पों पर विचार कर पाओगे और सही निर्णय ले पाओगे। अगर आप ग्रुप में इस काम को करना है तो प्रोसेस एग्जैक्टली यही होगा, लेकिन चूंकि उसमें कई लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं इसलिए कुछ इसके ग्राउंड रूल होते हैं जो हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि जब कोई बोल रहा है तो आपको इंटरप्ट नहीं करना है। अगर कोई बात वो बोल रहा है तो उसको गलत सही का जजमेंट आपको नहीं देना है। कुछ भी बोल रहा, गलत बोल रहा है तो भी उसको पहले सुनना है, उसको प्रोसेस करना है, और 2-3 राउंड डिस्कशन हो जाए, फिर उसके बाद आप उसको फैसला लीजिए कि कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है, और ग्रुप के रूप में आप डिसाइड करो कि उस मुद्दे पे आपकी जो राय है वो राय क्या सही है या उसमें बदलाव की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि बदलाव की जरूरत है तो अपने सोच में बदलाव लाइए, अपने विचार में बदलाव लाइए, और फिर अपने आचरण यानी व्यवहार में बदलाव लाइए। और ये जो बदलाव है स्वेच्छा से होना चाहिए, किसी दबाव में आके नहीं होना चाहिए। आप खुद कन्विंस हो तो ऐसा करिए। इसके लिए जरूरी है कि आप जजमेंटल ना हो, प्रेजुडिस नहीं होनी चाहिए आपकी, और आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कंफर्मेशन बायस के शिकार आप ना हो कि जो चीज आपके मन की हो वो स्वीकार करें, बाकी को अस्वीकार करें, ऐसा नहीं चलेगा। दूसरी चीज आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, मैंने पहले ही इस बात को बोला है कि जो लर्निंग प्रोसेस है या जो चेंज प्रोसेस है बहुत डिफिकल्ट होता है, पेनफुल होता है, टेंस होता है, लेकिन ये सारी चीजें टेम्परेरी होती हैं। जब तक ये प्रोसेस चलता है तभी तक होता है, क्योंकि चूंकि आपको एक नई चीज मिलने वाली है तो आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। आपको पता है कि जो डोपामाइन है वो मिड ब्रेन से रिलीज होता है, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, और वो फ्रंटल लोब में आता है, और वही जो फ्रंटल लोब है आपके डिसीजन मेकिंग पावर को रेगुलेट करता है, रेशनल थिंकिंग को रेगुलेट करता है, लॉजिकल रीजनिंग को रेगुलेट करता है। तो जो डोपामाइन आपको रिलीज होता है वो आपको सपोर्ट देता है, मोटिवेट करता है कि आप इस प्रोसेस में आगे बढ़ें इन एंटीसिपेशन ऑफ रिवार्ड ऑफ ए नॉवेल्टी। एक नई चीज, नए एक्सपीरियंस के लालच में, पुरस्कार में आप इस प्रक्रिया से गुजरते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको कि आपके ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी की प्रोसेस होगी,
साइकोलॉजिकली आपका स्कीमा चेंज होगा, आप नई चीज को सीखोगे। इसके कारण आपका ब्रेन भी विकसित होगा, थिंकिंग प्रोसेस बढ़ेगी, आपकी इनोवेशन एबिलिटी आपकी बेहतर होगी, आपकी पर्सनालिटी बेटर होगी, पर्सनालिटी आपकी एजाइल होगी, रेजिलियंस होगी, रेजिलियंट होगी, क्रिएटिव पावर आपका बढ़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो पावर है, एबिलिटी है, वो बढ़ेगी आपकी, इनोवेटिव पावर बढ़ेगा आपका, और आपकी वैल्यू बढ़ेगी, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन में हो चाहे कहीं भी हो। तो दोस्तों, मैं समरी के तौर पे आपसे कहना चाहूंगा कि एक क्लोज माइंडेड व्यक्ति ओपन माइंडेड बन सकता है। बहुत ड्रेस्टिक चेंज शायद ना आ पाए, क्योंकि हमने बोला कि 61% हेरिडिटी से आता है, 40% नर्चर से आता है। हमने नर्चर की बात आपसे की है, लेकिन निश्चित रूप से इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहां इस प्रोसेस को कितनी अच्छी तरह कर पाते हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काम का लगा होगा। अगर आप इसको उपयोगी मानते हैं तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बात और, हमेशा कोशिश करिए अच्छा पढ़ें, सुने और देखें, ताकि आपके अंदर अच्छी सूचना जाए, अच्छा अनुभव मिले आपको, आपकी पर्सनालिटी बेटर हो, आपकी थिंकिंग प्रोसेस इंप्रूव हो, आपके अंदर सकारात्मक परिवर्तन आए और आप सफल हो सके। दोस्तों, अगले एपिसोड में मैं चर्चा करने जा रहा हूं 5वें डायमेंशन की। उसको बोलते हैं कॉन्शसनेस, यानी कर्म निष्ठता, कर्मठता। उसके ऊपर हम बात करेंगे कि उसका क्या महत्व है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लूंगा। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने को बेहतर बनाते रहिए। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।